नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है मेरे फेसबुक चैनल पे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट राहुल पजनी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम माफिया सीरीज़ कर रहे हैं। वो सीरीज़ हमारी चल रही है सिवान के, बिहार के पहले एमएलए फिर बाद में एमपी बने मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर। तो दोस्तों, जितने भी आज नवे व्यूअर जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछले एपिसोड भी देख लो, तभी आपको कहानी समझ आएगी और फिर आप इस एपिसोड के साथ साथ हमारी वीडियोस के साथ चलते जाना। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता, जैसे कि हम रोज़ करते हैं अपने नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक। अब मैं आपको पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक दूंगा। फ्लैशबैक ये है कि साल 1995 आ जाता है और साल के शुरुआत में ही आपको पता है पाल सिंह का परिवार अपने भाई ललन सिंह की मौत का बदला लेने के लिए शहाबुद्दीन को हिट करने का प्लान बनाते हैं। गोरखपुर के दो मोस्ट वांटेड शूटर गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा उर्फ अमित भट्ट के साथ, और इन शूटर्स को, इस दस्ते को परिवार से जो आदमी लीड करता है वो होता है ब्यास सिंह, करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, जो आज भी मौजूदा दरौंदा विधानसभा से बीजेपी के एमएलए हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे आपने पिछली वीडियो देखी कि शहाबुद्दीन को ठोकने का प्लान पहले ही फट गया था, पहले ही उसमें छेद हो गया था। प्लान था कि तरवारा मोड़ पर शहाबुद्दीन के ऊपर अटैक करेंगे, बस्ट फायर करेंगे और उनको मार देंगे। पर क्या हुआ, प्लान पहले ही फट गया। अब क्या होता है कि इनके पहुंचने के पहले ही शहाबुद्दीन वहां इनसे भी ज़्यादा तैयारी के साथ अपने दस्ते के साथ खड़े होते हैं। वो इन पर काउंटर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि ये कुछ समझते, ये सब भागते हैं और भागते भागते पचरुखी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां पर दरोगा के सामने ही शहाबुद्दीन और उनका दस्ता, जो मेन शूटर था गुड्डू सिंह, उसके भेजे में गोली मार के उसका भेजा उड़ा देते हैं, वहीं पे उसका कत्ल कर देते हैं। और करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह के भी गोली मारते हैं, वो मौके पे गिर जाते हैं। शहाबुद्दीन और उनका दस्ता सोचता है कि वो भी मर गए हैं, वो उनको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बाद में उनका पटना में इलाज चलता है कई महीने, उसके बाद वो ठीक होकर घर आते हैं। और जो तीसरा शूटर था सुभाष शर्मा उर्फ अमित भट्ट, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको मारा नहीं जाता और वो अभी भी जेल में पाल सिंह से मक्खन की रोटी खा रहा होता है। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं शहाबुद्दीन के नेचर के बारे में कि शहाबुद्दीन अपने आप पे ही भरोसा करते थे। वो अपनी दोस्ती कैसे निभानी है, दुश्मनी कैसे निभानी है, उसको अपने आप ही ज़्यादा, जो भी उन्होंने करना होता था अपने आप ही भरोसा करते थे। वो कभी भी अपने दुश्मन को ऐसे निपटाने की नहीं सोचते थे कि इसको पुलिस से उठवा दूं, कोई केस डलवा दूं, जेल भिजवा दूं। वो ऐसा कुछ भी चीज़ करना बेइज्जती समझते थे। वो चाहते थे कि मैं खुद ही अपने दुश्मनों से निपटूं। उसका कारण भी है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको पता है कि शहाबुद्दीन को उस प्लान के बारे में पता चल चुका था कि उनको हिट किया जाएगा, कौन करेगा, कितने बजे करेगा, कहां पर करेगा, उनको सब कुछ पता चल चुका था। ये भी पता चल चुका था कि जो दो शूटर आए हैं वो गोरखपुर के मोस्ट वांटेड हैं। और दोस्तों, तब तक शहाबुद्दीन एमएलए बन चुके थे, चाहे आजाद निर्दलीय थे, पर उन्होंने लालू यादव को सपोर्ट कर दी थी। एक तरह से वो लालू यादव की पार्टी के ही एमएलए थे, यानी कि उनकी सरकार थी। अब 1995 में जब ये प्लानिंग हुई थी, तब तक विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बच चुका था और शहाबुद्दीन इस बार तो आरजेडी के कैंडिडेट थे, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के ही कैंडिडेट थे। शहाबुद्दीन को सारे प्लान के बारे में पता चल चुका था कि जब वो सिवान से अपने मुस्लिम धर्म गुरु से आशीर्वाद लेने गोदना सिमड़िया जाएंगे तो उसके रास्ते में तरवारा मोड़ पर उनको हिट किया जाएगा। अब आप खुद समझिए दोस्तों कि शहाबुद्दीन एमएलए भी थे, पुलिस भी उनकी थी। शहाबुद्दीन चाहते तो कुछ भी करवा सकते थे, ठीक है ना। जैसे पुलिस को भेज के उनको उठवा देते, ना आ जाते, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते, एक दिन पहले निकल जाते, वो थक करके मुड़ जाते। वो सोचते कि हमारा प्लान फेल हो गया है, शहाबुद्दीन को कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आपको बताऊं कि जैसे शहाबुद्दीन ने सोचा मैं जाकर वहां पर लड़ूंगा। अब जब गोली चलती है, गोली पूछ के तो चलती नहीं कि किसको लगेगी किसको नहीं, इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हम बचेंगे। पर दोस्तों, शहाबुद्दीन ऐसा नहीं करते। ना तो शहाबुद्दीन के पास दो ऑप्शन थे, एक तो ना जाते या एक दिन पहले चले जाते या बाद में चले जाते, प्रोग्राम
उनको लगता कि हमारा जो प्लान था वो फेल हो चुका है, शहाबुद्दीन को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गया, वो थक करके मुड़ जाते। दूसरा था कि सिवान पुलिस से, शहाबुद्दीन एमएलए थे, सिवान पुलिस को अगर वो इन्फॉर्म कर देते कि ऐसे 2 क्रिमिनल और ब्यास सिंह मुझ पे अटैक करने के लिए, हिट करने के लिए वो मारू हथियारों के साथ तरवारा मोड़ पर खड़े हैं, तो पुलिस जाकर उनको उठा लेती। पुलिस भी अपनी पीठ थपथपाती कि एमएलए पर के ऊपर अटैक होने वाला था, हमने उस अटैक को विफल कर दिया। ठीक है ना, वो अफसर भी अपनी वाहवाही बटोरते और उन पे केस डलता, वो जेल चले जाते, पर दोस्त वो अरेस्ट हो जाते। पर दोस्तों ज्यादातर तो जो आम इंसान है वो यही करता, पर आप देख लो शहाबुद्दीन का नेचर और सिग्नेचर, वो इन दोनों ऑप्शन को नहीं इख्तियार करते। वो क्या करते हैं कि मैं खुद जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, उनको मारूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर पुलिस को बताते तो उनके हथियार भी जब्त हो जाते, पर शहाबुद्दीन ऐसा नहीं करते, क्योंकि शहाबुद्दीन के पास ये भी ऑप्शन था कि अगर पुलिस को बताते अरेस्ट हो जाते बंदे। अभी चुनाव आना था, शहाबुद्दीन ये कह सकते थे, सिंपैथी ले सकते थे अपनी पब्लिक से कि देखो मैं चुप बैठा हूं, मुझे मारने के लिए ये ऐसे ऐसे प्लान बना रहे हैं, मुझे मारना चाहते, अटैक करते, सिंपैथी वोट भी शहाबुद्दीन को मिलती। ठीक है ना, ये भी कह सकते मैं शांत बैठा हूं, मैं इलेक्शन के बाद करूंगा, बहुत, यानी कि शहाबुद्दीन के पास ऑप्शन थे, पर वो चुनते क्या है, रिटेलिएट करने को। बंदूक का जवाब बंदूक से, पिस्टल का जवाब असॉल्ट राइफल से। ये शहाबुद्दीन का नेचर और सिग्नेचर था दोस्तों। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन अपनी दोस्ती और दुश्मनी को अपने आप ही निबेड़ते थे, अपने आप ही सब कुछ सेटल करते थे। दुश्मनी का फैसला ऑन द स्पॉट, दोस्ती का फैसला ऑन द स्पॉट, और दुश्मनी का फैसला तो आपको पता ही है कि अगर शहाबुद्दीन की दुश्मनी हो गई तो दुश्मनी का फैसला कैसे होता था, दुश्मन की मौत के साथ। अब आपको शहाबुद्दीन का नेचर सिग्नेचर तो समझ ही लग गया होगा दोस्तों। जैसे कि आपको बताया कि शहाबुद्दीन समय से पहले निकलते हैं, तरवारा मोड़ पर जाकर अपने दुश्मन की वेट करते हैं। जो भी स्क्रिप्ट पाल सिंह ने बनाई थी शहाबुद्दीन को खत्म करने के लिए, वो सारी उसकी स्क्रिप्ट को फेल कर देते हैं, और वो कहते हैं कि आज हम अपने दुश्मन को मौत की नींद सुलाएंगे। शहाबुद्दीन अपने दस्ते के साथ निकलते हैं और ये निश्चय करके निकलते हैं कि आज दुश्मन को मारना ही मारना है, जो मर्जी हो जाए। शहाबुद्दीन का काउंटर प्लान जो होता है उसमें वो तीनों अटैकर जो शहाबुद्दीन को मारने आते वो फंस जाते हैं, वे भागते हैं, पर शहाबुद्दीन से बच नहीं पाते, और शहाबुद्दीन वो ही करते हैं जो वो चाहते हैं। वो पचरुखी ठाणे के अंदर गुड्डू सिंह का कत्ल कर देते हैं और ब्यास सिंह के भी गोली मार देते हैं। दोस्तों सारी स्टोरी हो गई, पर मुझे पता है कि आपके दिल में एक प्रश्न है, क्वेश्चन है जो कल से उठ रहा है कि जब प्लान इतना लीक प्रूफ बनाया था तो ये प्लान लीक कैसे हुआ, और कैसे इन तीनों से पहले शहाबुद्दीन वहां पर पहुंचे हुए थे। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने भी हमारी ये सीरीज प्रॉपर तरह से फॉलो की है और जिसने भी पिछले सारे एपिसोड देखे हैं, मुझे पक्का पता है कि उनको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिला होगा। अब जब मैं सब कुछ खोलने वाला हूं कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आप इसको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। दोस्तों अब याद करो कि हमने आपको बताया था कि शहाबुद्दीन की सुपारी लेने के बाद ये दोनों धनौती मठ में रुके थे। धनौती मठ से पहले कोरैया दरबार, पर उसके बाद धनौती मठ में रुके थे। गुड्डू सिंह ज्यादा फेमस था, बड़ा बदमाश भी था, बहुत ज्यादा दुस्साहसी भी था, दोनों हाथ में 4-4 अंगूठियां ग्रह गोत्र वाली डाल के रखता था। गुड्डू गैंग लीडर था, जो भी लोग आते थे वो गुड्डू को पूछते थे। और आपको पता भी है कि गैंग लीडर की अधिक सुनी जाती है, ज्यादा सुनी जाती है। और दोस्तों इसी चीज से जो नाटा था सुभाष शर्मा, वो गुड्डू से जेलसी करता था, मन ही मन में गुड्डू से सड़ता था और सोचता था कि अगर मैं गुड्डू के पीछे रहा और ऐसे ही रहा
तो झोला टांगने वाले से ज्यादा मेरी इज्जत नहीं होगी, मैं सारी जिंदगी झोला टांगने वाला ही रहूंगा। और मैंने आपको बताया भी था कि धनौती मठ में इन दोनों की बहस भी हो गई थी, पर ये फिर भी साथ में थे। अब आपको समय लग रहा होगा। और वैसे भी आपको हमने बताया था कि सुभाष शर्मा का जो रिकॉर्ड था गोरखपुर का, वो धोखा देने के था। जितने भी इसने क्राइम किए थे वो सब धोखा देके किए थे। पर अब दोनों ने शहाबुद्दीन को मारने की, खत्म करने की सुपारी ली हुई थी, और बदले में पाल सिंह ने बहुत सारे हथियार और बहुत सारा पैसा भी देना था। और अगर शहाबुद्दीन को मार भी देते तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में इतना नाम होना था इनका। पर जो सुभाष शर्मा और अमित भट्ट है वो सारी गुना भाग करके, प्लस माइनस करके इस नतीजे पे पहुंचता है अपने दिमाग में कि अगर शहाबुद्दीन को मार दिया तो नाम तो पाल सिंह, ब्यास सिंह और गुड्डू सिंह का ही होगा, उसे फिर भी कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ हथियार और कुछ पैसा। तो दोस्तों पुराने खबरी बताते हैं कि इसी वजह से जो सुभाष शर्मा होता है वो ये प्लान को लीक कर देता है शहाबुद्दीन के पास तक। अब ये भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन प्रतापपुर गांव में शहाबुद्दीन के पास तक कैसे पहुंची। तो दोस्तों इसका आंसर अंडरवर्ल्ड के कुछ सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि उस टाइम जब शहाबुद्दीन की इन दोनों ने सुपारी ली थी, तो उस टाइम शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर में गोरखपुर का एक और वांटेड बदमाश, जिसका नाम था श्री प्रकाश तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ला नहीं, श्री प्रकाश तिवारी। दोस्तों गलती से भी इसको श्री प्रकाश शुक्ला मत समझ लेना, ये श्री प्रकाश तिवारी है गोरखपुर का। ये आज भी जिंदा है। और जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता चंद्रशेखर के हत्याकांड की, मर्डर की बात करेंगे, तो उसमें इसी श्री प्रकाश तिवारी का नाम आएगा, जिक्र आएगा, तो वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये गोरखपुर का वांटेड बदमाश श्री प्रकाश तिवारी उस टाइम शहाबुद्दीन के घर में रह रहा था। और दोस्तों अंडरवर्ल्ड के खबरी बताते हैं कि सुभाष शर्मा को ये बात पता थी कि श्री प्रकाश तिवारी अभी शहाबुद्दीन के घर में रह रहा है, वहां पे फरारी काट रहा है। और दोस्तों ये सुभाष शर्मा श्री प्रकाश तिवारी को पहले से जानता भी था, क्योंकि दोनों एक ही शहर से थे, गोरखपुर से। तो दोस्तों हमले से एक दिन पहले, अटैक से एक दिन पहले सुभाष शर्मा ये सारा प्लान श्री प्रकाश तिवारी को बताकर लीक कर देता है, क्योंकि उसके दिल में चोर आ गया था। और दोस्तों आपको बता दूं उस टाइम फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल फोन। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि अब तक शहाबुद्दीन का इतना दबदबा हो चुका था कि किसी में भी हिम्मत नहीं थी शहाबुद्दीन से सीधा डायरेक्ट बात करने की। नए लोग और नए क्रिमिनल्स की तो बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों क्योंकि शहाबुद्दीन से सीधी बात हो नहीं सकती थी, तो श्री प्रकाश तिवारी ने ये मैसेज शहाबुद्दीन को पहुंचाया और श्री प्रकाश तिवारी को सुभाष शर्मा ने पहुंचाया, क्योंकि शहाबुद्दीन से सीधी बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो दोस्तों ये मैसेज सुभाष शर्मा श्री प्रकाश तिवारी को लैंडलाइन फोन पे भेजता है। सबको पता है कि शहाबुद्दीन का घर प्रतापपुर गांव में था। तो दोस्तों उस समय प्रतापपुर गांव में 2 लैंडलाइन फोन होते थे शहाबुद्दीन के घर में। मैंने इसका नंबर भी आपको कल बताया था, जिसका नंबर था 24786 25786 24 786 25 786। बहुत फेमस नंबर थे जी। तो दोस्तों अब जब सुभाष शर्मा ने श्री प्रकाश तिवारी को पहले बार में ही सारा प्लान लीक कर दिया है, तो दोस्तों जब श्री प्रकाश तिवारी शहाबुद्दीन को इस प्लान के बारे में बताता है, तो पहले तो शहाबुद्दीन को विश्वास ही नहीं होता। उनको इतना चंबा होता है कि वो सोचते हैं, हैरान हो जाते हैं कि मुझे मारने की सुपारी लेने का दम किसमें है। पर अब बात तो सच थी, सुपारी तो ली हुई थी। तो शहाबुद्दीन इस बात को सत्य मानते हैं
और दोस्तों अब शहाबुद्दीन क्या करते हैं, वो श्री प्रकाश तिवारी और अपने दस्ते को कहते हैं हमारे प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। अब जो हमारा प्लान था वो ही रहेगा। हम घर से निकलेंगे, कूदना सिमड़िया की बजाय तरवारा मोड़ पर जाएंगे जहां उन्होंने हमें हिट करना है। पर होगा क्या, हम उनसे पहले पहुंचे होंगे। उनसे पहले पहुंचकर जब वो आएंगे हम उनका इंतजार करेंगे और उनके आते ही उन पर फायर खोल देंगे। सीधी लड़ाई लड़ेंगे, देखा जाएगा जो होगा, हिसाब बराबर कर देंगे, चाहे हम जिंदा रहे चाहे वो। अब दोस्तों न्यूज़ लीक हो जाती है, खबर लीक हो जाती है सारे प्लान की। कहने वाले तो दोस्तों ये भी कहते हैं कि जब सुभाष शर्मा, धोखेबाज सुभाष शर्मा उर्फ अमित भट्ट को ये चीज़ पता लगी कि उसके प्लान लीक करने के बावजूद भी शहाबुद्दीन ने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया, कि वो फिर भी कहते हैं कि मैं उसी प्लान पे रहूँगा, मैं जहाँ जा रहा था जाऊँगा। दोस्तों वो घबरा जाता है, वो इतना घबरा जाता है कि वो सोचता है कि मुझे तो लगा था कि प्लान लीक करने के बाद शहाबुद्दीन अपना प्लान कैंसिल कर देंगे और होगा क्या कि हम तीनों निकलेंगे, शहाबुद्दीन मिलेंगे नहीं, शूट आउट होगा नहीं, थक हार के हम लोग वापस आ जाएंगे, टेंशन की बात नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो शहाबुद्दीन भी मुझे थपथपाएंगे, मेरी पीठ, मुझे शाबाशी देंगे और मेरी पाल सिंह की तरफ भी बनी रहेगी, मेरी इधर भी नहीं बिगड़ेगी। और अब जब शहाबुद्दीन ने प्लान कैंसिल नहीं किया तो दोस्तों सुभाष बहुत डर जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। अगर मैं अब इस वक्त जाने से मना करता हूं, कि मना कर नहीं सकता, अगर मैं इस वक्त बिल्कुल निकलने से पहले मना करता हूं तो शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पाल सिंह और उसका परिवार शक करेंगे ये क्यों इसने ऐन वक्त पे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, कि कहीं ये धोखेबाज तो नहीं। और अगर ऐसा ये करता कि मना करता तो दोस्तों ये भी मुमकिन था, ये भी पॉसिबल था कि पाल सिंह ही सुभाष शर्मा का कत्ल करवा देता और वो भी उसके साथी गुड्डू सिंह के हाथों से ही। पर दोस्तों अब जब सुभाष को पता लग गया कि कुछ हो नहीं सकता, ये उनके साथ निकलता है। पर ये श्री प्रकाश तिवारी के टच में रहता है और खुद जिप्सी की पीछे वाली सीट में बैठ जाता है। और दोस्तों ये श्री प्रकाश तिवारी की मदद से शहाबुद्दीन को ये भी बता देता है कि मैं पिछली वाली सीट पर बैठा हूँ, यानी कि सिटिंग प्लान ये होगा कि गुड्डू सिंह कंडक्टर सीट पे बैठा होगा आगे और ब्यास सिंह गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन जो उनको दे देता है। अब दोस्तों ये निकलने से पहले की बात है, सुभाष शर्मा श्री प्रकाश तिवारी से लैंडलाइन पर गिड़गिड़ाता भी है, रोता भी है कि देखो भाई, मैंने तुम्हें सारा प्लान लीक करके बताया, तुमसे गुजारिश है, मिन्नत है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। अब दोस्तों श्री प्रकाश तिवारी, शुक्ला नहीं श्री प्रकाश तिवारी, शहाबुद्दीन वाला श्री प्रकाश तिवारी, वो शहाबुद्दीन से इसके बारे में बात करता है। शहाबुद्दीन जड़ से सहमत हो जाते हैं और अपने सारे दस्ते को बता देते हैं कि जो पीछे वाली सीट में नाटा सा सुभाष शर्मा होगा उसको कुछ नहीं कहना। होता भी दोस्तों ऐसा ही है कि जब गुड्डू सिंह, ब्यास सिंह और सुभाष शर्मा रेड जिप्सी में, जिस पर विजेता लिखा हुआ था, उसमें निकलते हैं, तरवारा मोड़ पे गाड़ी पहुंचती है तो सामने से शहाबुद्दीन के दस्ते से इनकी जीप पर बर्स्ट फायरिंग गाड़ी के आगे की तरफ होती है, अगले हिस्से की तरफ के, यानी कि जहां गुड्डू और ब्यास सिंह बैठे होते हैं। अब दोस्तों गाड़ी का टायर फट जाता है क्योंकि गोली लग जाती है। ये तीनों गाड़ी छोड़कर भागते हैं, भागते भागते पचरुखी थाना में पहुंचते हैं। वहां पर दरोगा जो एसएच होता है वह बिना सोचे समझे तीनों को हवालात में डाल देता है, बंद कर देता है। इतने में शहाबुद्दीन और उनका दस्ता वहां पहुंच जाता है। शहाबुद्दीन रोप दिखाते हैं, दरोगा तीनों को बाहर निकाल देता है हवालात से। शहाबुद्दीन का दस्ता पहले गुड्डू सिंह का भेजा उड़ाता है, उसको मारता है, फिर ब्यास सिंह के गोली मारता है, वो गिर जाते हैं। ये सोचते हैं कि वो भी मर गए
और सुभाष शर्मा के ऊपर सिर्फ 3-4 कुर्सियों के वार होते हैं। उसको जिंदा छोड़ दिया जाता है। दिखावे के लिए सुभाष शर्मा शहाबुद्दीन के आगे उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता है, जान की भीख मांगता है जानबूझकर, ताकि शक ना हो किसी को। अब दोस्तों क्या होता है, सुभाष शर्मा जेल चला जाता है क्योंकि वो भी दोषी था, एक्यूज्ड था उस केस में जो पुलिस ने दर्ज किया था शहाबुद्दीन को कत्ल करने की प्लानिंग का, एमएलए को कत्ल करने की प्लानिंग का। अब दोस्तों ये जेल में चले जाता है, पाल सिंह के साथ रहता है। पाल सिंह गद्दार को ढूंढ रहा होता है कि किसने इतना नुकसान करा दिया, हमारा इतना बढ़िया प्लान फेल कर दिया। और दोस्तों एक बात बता दूं, उसको सुभाष शर्मा पे कभी भी शक नहीं होता, क्योंकि सुभाष शर्मा उसको सारा वाकया ही ऐसे बयान करता है, ऐसे बताता है कि पाल सिंह सोचता है कि ये तो अपना बंदा है, इसने धोखा नहीं किया, धोखेबाज कोई और है। एक और हंसी वाली बात ही कि पाल सिंह अपने परिवार में ही उस भेदिए को, धोखेबाज को ढूंढना शुरू कर देता है अपने परिवार और रिश्तेदारों में, जबकि भेदिया उसके साथ होता है। सुभाष शर्मा और अमित भट्ट जेल में पाल सिंह के साथ रहता है, पाल सिंह की रहनुमाई में मजे लेता है, पाल सिंह की मक्खन रोटी खाता है। और दोस्तों पाल सिंह सुभाष शर्मा उर्फ अमित भट्ट को जमानत दिलाने में मदद भी करता है। शहाबुद्दीन के ऊपर जो अटैक किया था उसकी प्लानिंग का जो केस होता है उसमें पाल सिंह सुभाष शर्मा को जमानत दिलाने में मदद करता है, और उसकी जमानत दोस्तों हो भी जाती है, उसको जमानत मिल भी जाती है। अब दोस्तों आज के एपिसोड का यही अंत होता है, कल को नई कहानी आएगी। पर मुझे पता है कि आपके मन में और भी सवाल हैं जो जायज़ भी हैं। सवाल ये हैं कि पाल सिंह को कब पता लगा कि भेदिया कोई और नहीं सुभाष शर्मा उर्फ अमित भट्ट ही था। सुपारी दोनों को दी गई थी, गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा को। गुड्डू ईमानदार रहा, जान भी कुर्बान कर दी उसने अपनी, पर भेदिया सुभाष शर्मा था। अब मुझे पता है आप ये भी जानना चाहते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि आगे चलकर पाल सिंह और शहाबुद्दीन की दोस्ती कैसे हो जाती है। पर अगर दोस्ती हो जाती है तो फिर कैसे दोस्ती के बाद भी पाल सिंह का मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, कत्ल हो जाता है। अब दोस्तों ये सब सवाल, इनका जवाब आपको कल ही मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बहुत सारी बहुत बढ़िया स्टोरीज आनी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को, पेज को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा अब सपोर्ट करें, ताकि एनकरेजमेंट मिले आपके लिए, ऐसा ही और मनोरंजन कंटेंट मैं लाता रहूं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।